तो कल से ही हम लोग अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में अध्ययन किए थे, जैसे आपका संभवन ऊष्मा, दहन ऊष्मा, कणीकरण ऊष्मा, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग अन्य कुछ अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे प्रावस्था परिवर्तन की ऊष्मा या प्रावस्था परिवर्तन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द फेज ट्रांजिशन। देखिए, प्रावस्था परिवर्तन, अगर किसी एक पदार्थ को एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में हम परिवर्तित करते हैं तो जितनी एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मतलब जितना ऊष्मा परिवर्तन होता है, उसे हम प्रावस्था परिवर्तन की एंथैल्पी या प्रावस्था परिवर्तन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे ठोस से द्रव में अगर हम बदलेंगे, द्रव से गैस बनाएंगे, गैस से द्रव बनाएंगे, द्रव से गैस में परिवर्तित करेंगे, तो जितना ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे प्रावस्था परिवर्तन की एंथैल्पी। जैसे देखिए, गलन एंथैल्पी, गलन माने जानते हैं कि पिघलना होता है। तो किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मतलब एक मोल अगर कोई ठोस पदार्थ ले लिया जाए और उसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाए, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी या जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम उस पदार्थ का गलन एंथैल्पी कहेंगे। जैसे H2O सॉलिड, S फॉर सॉलिड होता है, मतलब अगर जल ठोस अवस्था में है, मतलब बर्फ है, और बर्फ से उसको पिघला करके अगर द्रव बना दिया जाए, लिक्विड, एक मोल बर्फ को जब एक मोल बर्फ को जब पिघलाते हैं और द्रव बन जाता है, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा, डेल्टा HFUS, फ्यूजन इसको कहते हैं। देखिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, तो जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है या गलन एंथैल्पी है उसको डेल्टा HFUS से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है +6 किलो जूल प्रति मोल, मतलब इस अवस्था से इस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें 6 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये 6 किलो जूल क्या होगा, ये बर्फ की गलन एंथैल्पी कहलाएगी। उसी प्रकार से वाष्पन एंथैल्पी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब जानते हैं किसी द्रव के एक मोल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस द्रव का वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा HVAP से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे H2O लिक्विड है, द्रव है, उसको अगर हम गैस में बदल रहे हैं, तो हमको अगर लिक्विड से अगर गैस बना रहे हैं तो हमको इसको गर्म करना पड़ेगा ना, मतलब ऊष्मा इसको देना पड़ेगा। कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए दिया है 40.6 किलो जूल प्रति मोल, मतलब एक मोल जल को गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए 40.6 किलो जूल जो है वह ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे जल का जो है वाष्पन एंथैल्पी जो है वह +40.6 किलो जूल है। ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन हम लोग जानते हैं किसी भी ठोस को बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित किए अगर हम गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर है, कपूर को अगर गर्म किया जाए द्रव नहीं बदलेगा, सीधे वाष्प बन जाएगा। आयोडीन है, आयोडीन को गर्म करेंगे तो द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात किसी ठोस के एक मोल को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे हम ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहेंगे। जैसे आयोडीन यहाँ पर देखिए सॉलिड अवस्था में है, इसको अगर हम गर्म करेंगे मतलब ऊष्मा देंगे तो वो सीधे जो है गैस अवस्था, वेपर, V फॉर वेपर, वेपर माने वाष्प, वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके लिए जो है 62.4 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे 62.4 किलो जूल जो है वह आयोडीन की जो है वह ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी है। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, पहले ठोस माने ठोस, द्रव और फिर द्रव गैस, लेकिन द्रव दिखाई नहीं देता। तो हम कह सकते हैं जो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी है वह गलन एंथैल्पी और वाष्पन एंथैल्पी, गलेगा तब न द्रव बनेगा और फिर द्रव से फिर गैस बनेगा। तो जब पिघलेगा, मतलब कि अगर ठोस से द्रव अवस्था में आ रहा है तो मतलब उसको पिघलाने में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वो क्या हो जाएगा, गलन एंथैल्पी, और फिर वो गैस अवस्था में बदलेगा, हो जाएगा आपका वाष्पन एंथैल्पी। तो इन दोनों का जो योगफल है, गलन एंथैल्पी और वाष्पन एंथैल्पी का जो योगफल है वही आपका ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी होता है। अगला है आपका संक्रमण एंथैल्पी। संक्रमण एंथैल्पी का मतलब किसी पदार्थ के
एक मोल को एक अपरूप से दूसरे अपरूप, जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, सल्फर के विभिन्न अपरूप होते हैं, तो जब एक अपरूप से हम दूसरे अपरूप में परिवर्तित करते हैं किसी पदार्थ के एक मोल को, तो जितनी ऊष्मा परिवर्तन होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित भी हो सकता है, उत्सर्जित भी हो सकता है, तो जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम संक्रमण एंथैल्पी कहेंगे। जैसे देखिए कार्बन डायमंड है, डायमंड माने हीरा है, और हीरा को अगर हम ग्रेफाइट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। देखिए माइनस का मतलब उत्सर्जित होना और प्लस का मतलब अवशोषित होना, अर्थात 1.9 किलो जूल जो है ऊष्मा यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो हम कहेंगे डायमंड की जो संक्रमण एंथैल्पी है वो 1.9 किलो जूल प्रति मोल है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे दूसरे प्रकार के एंथैल्पी के बारे में। अगला है आपका विलयन एंथैल्पी। अब देखिए विलयन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो किसी विलेय के एक मोल को विलायक की अधिक मात्रा में घोलने पर जितना ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, मतलब जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे हम उस विलयन का विलयन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे हम चूना को अगर जल में घोलते हैं तो चूना जो पानी है वो गर्म हो जाता है, मतलब जब चूने को पानी में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। और अगर ग्लूकोज को पानी में घोल दिया जाए तो पहले की अपेक्षा जो पानी था वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि जब ग्लूकोज को पानी में घोला जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड को, ठोस को अगर हम जल में घोलते हैं तो केसीएल एक्वस मतलब पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, और यहाँ पर इतनी ऊष्मा अवशोषित होती है। देखिए प्लस होने का मतलब डेल्टा एच का मान अगर प्लस में है तो इसका मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है, तो इतना ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड का जो है वो विलयन एंथैल्पी है 4.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। उसी प्रकार से उदासीनीकरण एंथैल्पी, उदासीनीकरण हम लोग जानते हैं कि इसके पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल क्षार अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से उदासीन करने पर जितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यहाँ पर हमेशा जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो हमेशा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, अवशोषण नहीं होगा। जितना ऊष्मा उत्सर्जित होगा उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब अम्ल और क्षार का जो उदासीनीकरण ऊष्मा होता है वह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर के जब जल बनाते हैं तो जल के संभवन की जितना एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, जल का संभवन माने जल जब बनता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा, तो जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण ऊष्मा के बराबर होता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है। जैसे देखिए HCl प्रबल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, AQ का मतलब एक्वस मतलब जलीय, और जब 1 ग्राम तुल्यांक HCl को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से क्रिया करा जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप 13.68 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, उत्सर्जित होती है। तो देखिए अभी कहा गया ना कि लगभग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी अगर दुर्बल ले लिया जाए, दुर्बल अम्ल हो जाए चाहे दुर्बल क्षार हो जाए, तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान जो है 13.7 से वो कम हो जाता है। जैसे देखिए नाइट्रिक अम्ल तो प्रबल अम्ल है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। जब इसका उदासीनीकरण कराया जाता है तो केवल 12.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। इसी प्रकार से, और लास्ट है आपका आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी विद्युत अवघट के 1 मोल के आयनन में जितना परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मतलब किसी विद्युत अवघट का 1 मोल ले लिया जाए और उसका आयनन हो जाए, तो आयनन होने पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम आयनन एंथैल्पी कहेंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन होता है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। इस सब क्रिया के फलस्वरूप 1.4 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनन एंथैल्पी है वो प्लस 1.4 किलो कैलोरी है। इस प्रकार से हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।